अरे माँ, आपने मुझसे कहा था लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छे पैसे कमा रहा है और माँ बाप से भी दूर रहता है। उसकी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो यहाँ मेरी चलेगी। पर कब चलेगी? उसकी माँ तो यहीं जम गई है। बुढ़ऊ तो गांव चले गए, पर ये मेरी छाती पर बैठी है। रचना फोन पर अपनी माँ दामिनी जी से बोली। दामिनी जी बोली, धीरज रखो बेटा, और मेरी एक बात को गांठ बांध लो। शादी के बाद एक हफ्ते, बस एक हफ्ते अपनी सास की सेवा करो। उसके बाद पूरी जिंदगी उन्हें उंगलियों पर नचाती रहोगी। दामाद जी जब तक घर में रहें, सास को सिर माथे पर बिठाओ। जैसे ही वो बाहर निकले, पटक दो जमीन पर और करवाओ उनसे घर के सब काम। बस पति की नजर में कभी बुरी मत बनना बेटा। और अगर ज्यादा थकान लगे तो दामाद बाबू को बड़े प्यार से कहना कि मुझे कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ाओ, तो वे तुम्हारी हर बात मानेंगे। और वैसे भी जब तुम्हारी सास अब वहां अकेली है, तो फिर तुम्हें दिक्कत क्या है? करवाओ उनसे घर के सब काम, नहीं तो सब कुछ तुम्हें ही करना होगा या फिर कामवाली पर खर्च होगा। रचना बोली, ठीक है मम्मी, आप कह रही हैं तो मैं इस बुढ़िया की खातिरदारी कर दूंगी। पर याद रखना, मैं एक हफ्ते से ज्यादा ये सब नहीं करूंगी, फिर चाहे मुझे सदा के लिए मायके आकर ही क्यों ना रहना पड़े। दामिनी जी बोली, हाँ हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना, ये भी तो तेरा ही घर है। तभी दामिनी जी के पति रमेश बाबू बोले, दामिनी, ये तुम अपनी बेटी को कैसी बातें सिखा रही हो? जानती हो ना, ऐसी हरकतों से घर बसता नहीं बल्कि उजड़ जाता है। सोचो, अगर तुम्हारी बहू भी कल को तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करे तो? दामिनी जी बोली, आप तो रहने दीजिए। आपको क्या मालूम कि ससुराल में अपनी जगह मजबूत करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। मर्दों का क्या है, वो तो घर के बाहर रहते हैं। झेलना तो हम औरतों को पड़ता है। और अब कायदे से भी तो उस घर की मालकिन मेरी बेटी को ही बनना चाहिए, ना कि उसकी बूढ़ी सास को। रमेश बाबू मुस्कुराकर बोले, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। शायद तुम्हें भी अब सत्ता किसी और को सौंप देनी चाहिए, पर तुम हो कि कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हो। इतना कहते हुए वे वहां से चले गए। इधर रचना अपनी सास मंजू जी को कुछ दिन समय पर चाय नाश्ता देती रही। मंजू जी कम पढ़ी लिखी लेकिन शांत स्वभाव की महिला थी। उनके पति दिनेश बाबू गांव के उच्च विद्यालय में हेडमास्टर थे। अभी हफ्ते भर पहले ही तो बेटे संजय की शादी की थी मंजू जी और दिनेश बाबू ने। बेटे ने जब बहुत जिद की तो माता पिता उसकी शादी के लिए शहर आ गए थे। बेटे के विवाह के बाद जब उन लोगों ने वापस गांव जाना चाहा, तो संजय ने मां को वहीं रोक लिया, ये कहकर कि मां उसका घर बसाने में उसकी पत्नी की मदद कर देंगी। मंजू जी भी बहू का सुख पाने के लिए बेटे के साथ रुक गई। कुछ दिन बाद संजय बोला, रचना, ध्यान रखना, कल से मुझे ऑफिस जाना है। 2 हफ्ते बाद ऑफिस जा रहा हूँ, तो लेट नहीं होना चाहिए। अब जल्दी से खाना लगा दो, आज जल्दी सो जाऊंगा ताकि सुबह जल्दी उठ सकूं। रचना बोली, संजय, मुझे इतनी सुबह जागकर सब काम करने की आदत नहीं है। वहां मायके में तो मेरी माँ मुझे एक गिलास पानी तक के लिए उठने नहीं देती थी। और देखो, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है। क्यों ना हम सेंटर से काम वाली बुला लें? 10-12 घंटे वो यहीं रहेगी और घर के सारे काम भी कर देगी। संजय बोला, तुम्हें पता है ना रचना, वो कितने पैसे लेती है। अब घर तुम्हें संभालना है, तो तुम देख लो कैसे मैनेज करती हो। इतना कहकर संजय खाना खाकर सोने के लिए चला गया। रचना परेशानी वाला चेहरा मंजू जी को दिखाते हुए बोली, अब मैं क्या क्या करूं? घर का इतना काम हो जाता है कि पति को वक्त नहीं दे पाती हूँ। और अभी अगर पैसे नहीं बचाए तो आगे जाकर कितनी परेशानी होगी। अब मैं आखिर किससे मदद मांगू? जूठे बर्तन उठाकर वो वहां से जाने को हुई। मंजू जी बोली, बहू, मैं हूं ना, परेशान क्यों हो रही हो? जाओ, तुम हाथ मुंह धोकर आराम करो। आज बर्तन मैं धो देती हूँ और सुबह रसोई में भी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। रचना मंजू जी को गले लगाते हुए बोली, मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हैं। आपके रहते तो मुझे माँ की भी याद नहीं आएगी। बर्तन धोने में आपको परेशानी तो नहीं होगी? मंजू जी बोली, अरे नहीं बहू, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम जाओ। रचना मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। इधर मंजू जी जब रसोई में गई तो बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। बर्तन धोने और रसोई समेटने में उन्हें 11 बज गए। अगले दिन रचना मंजू जी से बोली, मम्मी जी, इन्हें ऑफिस जाना है, आप टिफिन की तैयारी शुरू कर दीजिए, मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मंजू जी अपने बेटे संजय के लिए टिफिन बनाने लगी। संजय ने जब कारण पूछा तो वो बोली, बहू की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, इसलिए टिफिन मैं तैयार कर रही हूँ।
अब तो ये रोज की बात हो गई थी। मंजू जी सारा खाना बनाती और रचना परोस कर संजय के सामने रख देती। संजय समझता खाना उसकी बीवी ने बनाया है, बस फिर क्या था। एक दिन रचना अपनी आस पड़ोस की सहेलियों के साथ पार्लर गई और बाल कटवा कर आ गई। जैसे ही मंजू जी की नजर उस पर पड़ी, वे बोली, बहू ये क्या किया, कितने सुंदर बाल थे, कटवा क्यों दिए? रचना की सहेलियां बोली, क्या बात है रचना, क्या तुम्हें हर चीज तुम्हारी सास से पूछकर करनी पड़ती है? इतना कह वो सब हंसने लगी। रचना को मंजू जी पर गुस्सा आ गया। वो बोली, आप होती कौन है मुझे ये पूछने वाली? अरे मेरी मर्जी है, मैं बाल कटवाऊं या ना कटवाऊं। जाइए अंदर और सबके लिए चाय बनाइए। थोड़ी सी इज्जत क्या दे दी, आप मेरे सिर पर बैठने की कोशिश करने लगी हैं। रचना की सहेली बोली, वाह रचना, इस घर में तो तुम्हारा पूरा दबदबा है। रचना बोली, मेरा पति कमाता है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। अरे इस बुढ़िया को तो इसलिए यहाँ रखा है ताकि काम वाली का खर्चा बच जाए और फ्री की सर्विस भी मिल जाए। रचना की बात सुन सब सहेलियां हंसने लगी। सबके जाने के बाद मंजू जी रचना से बोली, बहू तुमने मुझसे इस तरह से क्यों बात की, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रचना बोली, आपको भी तो समझना चाहिए कि किसके सामने क्या बोलना है, और घर में जब मेहमान आए हो तो आइंदा खाने पीने की चीजों को रखकर दोबारा सामने मत आइएगा। आपको देखकर लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। इतना कहकर रचना वहां से चली गई। एक रोज संजय और रचना पार्टी में जा रहे थे। अचानक रचना बोली, ओ नो। संजय बोला, क्या हुआ डार्लिंग? रचना बोली, देखो ना मेरी सैंडल में कितनी मिट्टी लगी है। अब ये पहनकर अगर मैं आपके दोस्त के घर जाऊंगी तो वो क्या कहेंगे? अब क्या तैयार होकर मुझे इसे साफ करना पड़ेगा? संजय बोला, ठहरो, तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। अरे माँ सुनो जरा, आपकी बहू तैयार हो गई है तो ये सैंडल आप अच्छे से साफ कर दो, हमें बाहर निकलना है। मंजू जी बोली, मैं? हाँ माँ आप, जल्दी करो। मंजू जी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, रुको मैं कपड़ा लेकर आती हूँ। रचना बोली, अरे मम्मी जी उसमें वक्त लग जाएगा, आप अपनी साड़ी के पल्लू से ही क्यों नहीं साफ कर देती हैं? संजय बोला, हाँ माँ कर दो जल्दी, लेट हो रहा है। मंजू जी की आंखों के कोर गीले हो गए। जिस पल्लू से कभी बेटे का मुंह पोंछती थी, आज उसी से बहू की सैंडल साफ। रचना धीरे से बोली, मम्मी जी अब आपने साफ कर दी है तो पहना भी दीजिए। मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, आप अपनी बहू के लिए इतना भी नहीं कर सकती। संजय मुस्कुराते हुए बोला, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम आ जाना। रचना इतराते हुए बोली, मम्मी जी हमारा खाना बाहर होगा, आप खाना मत बनाइएगा, दिन का खाना बचा है वही खा लीजिएगा। और हाँ कुछ कपड़े रखे हुए हैं, उन्हें आयरन कर दीजिएगा। अब तो आए दिन रचना अपनी सहेलियों को घर बुलाती, मंजू जी से खाने पीने की चीजें बनवाती और कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाए तो सबके सामने उन्हें बेइज्जत भी करती थी। करीब 1 महीना ऐसे ही बीत गया। एक रोज मंजू जी को बहुत खांसी हो रही थी। संजय बोला, माँ कम से कम खाना बनाते समय तो मत खांसो, वरना आप हमें भी बीमार कर दोगी। आप अगर बीमार पड़ी तो नुकसान नहीं होगा, पर मैं पड़ गया तो मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ जाएगी, तो थोड़ा ध्यान रखो। रचना बोली, कितनी बार कहा है इनसे कि मुंह ढक कर काम करें, पर ये मेरी एक भी बात नहीं सुनती है। मैं कुछ बोलती नहीं कि लोग ये ना कहें कि बहू सास पर हुक्म चलाती है। मंजू जी बोली, बेटा संजय मुझे तुम गांव क्यों नहीं भेज देते? वहां तुम्हारे बाबूजी भी 1 महीने से अकेले खाना पीना बना रहे होंगे। मुझे उनकी देखभाल के लिए वहां रहना चाहिए। बहुत रह ली मैं तुम्हारे साथ, अब मेरा टिकट करवा दो। संजय ने रचना की तरफ देखा तो उसने नाम में इशारा किया। संजय बोला, माँ पापा का बहाना क्यों बनाती हो? अगर उन्हें दिक्कत होती तो वो फोन नहीं करते। अगले महीने रचना का जन्मदिन है, उसके बाद आप चली जाना। इतना कहकर वो चला गया। एक रोज रचना को उसकी माँ दामिनी जी का फोन आया। रचना ने अपनी माँ को वहां की सारी खबर दी। दामिनी जी बोली, शाबाश बेटा, तुम्हें तो अब कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो अब उस घर की पूरी मालकिन बन चुकी हो। रचना ने अपनी माँ को अपने जन्मदिन पर आने का न्योता दिया और उन्होंने भी खुशी खुशी हाँ कर दी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो घर के लैंडलाइन पर मंजू जी के पति दिनेश बाबू का फोन आया। कैसी हो मंजू, तुम तो मुझे भूल ही गई, यहाँ वापस आने का इरादा नहीं है क्या? मंजू जी रुआसी आवाज में बोली, नहीं जी, आपके बिना मैं एक एक दिन कैसे काट रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। मैंने संजय से वापसी की टिकट करवाने को कहा तो वो बोला,
कुछ दिन बाद बहू का जन्मदिन है, उसके बाद चली जाना। आप भी यहाँ क्यों नहीं आ जाते, फिर मुझे यहाँ से ले जाना। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मंजू जी बोली, सुनो जी, मैं फोन रखती हूँ, लगता है दरवाजे पर कोई आया है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। जैसे ही मंजू जी ने दरवाजा खोला, उनकी बहू रचना उन पर बरसते हुए बोली, इतनी देर क्यों लगी दरवाजा खोलने में? क्या कुछ खा रही थी या मेरी अलमारी खोल रही थी? बताइए। मंजू जी बोली, हे भगवान, बहू ये कैसी बातें कर रही हो? मैं भला तुम्हारी अलमारी क्यों खोलूंगी? और ये कोई वक्त है भला खाने का? मैं तो इनसे बात कर रही थी। रचना बोली, अच्छा तो बुढ़ापे में रोमांटिक बातें हो रही थी? थोड़ी तो शर्म किया करो। मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लाइए। इतना कहकर वो अपने साथ लाई सब सामान इधर उधर फैलाकर धम से सोफे पर बैठ गई। मंजू जी चाय लेकर आई तो रचना बोली, ये सारा सामान मेरे कमरे में रख दीजिए, और हाँ, कुछ दिन बाद मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, तो आप अपना सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर लीजिए। अगर उनके रहने का अच्छे से इंतजाम नहीं होगा तो सोचिए आपके बेटे की ही बेइज्जती होगी। मंजू जी हंसकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं बहू, मैं अपना सामान वहीं रख लूंगी। इतना कह उन्होंने सारा सामान उठाकर बहू के कमरे में रख दिया और फिर अपना सामान लेकर स्टोर रूम में गई। फिर उसे साफ कर एक किनारे में अपनी खाट बिछा ली। कुछ दिन बाद दामिनी जी वहां आई। दोनों माँ बेटी मिलकर मंजू जी पर हुक्म चलाती थी। जिस रोज पार्टी थी उस रोज मंजू जी नौकरों के साथ मिलकर खाना बना रही थी। मेहमानों के सामने आने से उन्हें मना किया गया था। थोड़ी देर बाद दामिनी जी रसोई में आकर बोली, क्या समधन जी, आपको ढंग का खाना भी नहीं बनाना आता? रचना बोली, अरे मम्मी, आप गांव में तो रोटी साग खाती होंगी, तो इन्हें बाहर का खाना कैसे बनाना आएगा? इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। तभी अचानक संजय बोला, अरे पापा आप? दिनेश बाबू बोले, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ने बताया था कि बहू का जन्मदिन है, तो मैं भी आशीर्वाद देने के लिए आ गया। दिनेश बाबू की नजरें अपनी धर्मपत्नी को ढूंढ रही थी, पर वो उन्हें कहीं दिख नहीं रही थी। बेटा संजय, तुम्हारी माँ कहाँ है? संजय बोला, बाबूजी, माँ यहीं कहीं रसोई में होंगी। इतना कह संजय अपने दोस्तों में व्यस्त हो गया। और दिनेश बाबू जब रसोई के पास पहुंचे तो दामिनी जी कह रही थी, समधन जी, भूल से भी बाहर मेहमानों के पास मत जाइएगा। लोग सोचेंगे मेरी बेटी एक ढंग की काम वाली भी नहीं रख सकती है। आपके कपड़ों से इतनी बदबू आ रही है, पता नहीं रचना तुम इन्हें घर में बर्दाश्त कैसे करती हो। मंजू जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और रचना वहां खड़ी खड़ी हंस रही थी। इतने में दिनेश बाबू रोबदार आवाज में बोले, वो बदबू नहीं, अपने बच्चों के लिए की गई मेहनत की खुशबू है, पर आप कहां समझेंगी। दिनेश बाबू की आवाज सुनकर मंजू जी की आंखों में चमक आ गई। वो भागकर उनसे लिपट गई और बोली, आप आ गए, मुझे ले चलो यहां से, अब मैं एक पल भी यहां नहीं रह सकती। मंजू जी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मंजू, मेरे होते हुए तुम्हारी आंखों से आंसू बहे, ये मैं होने नहीं दूंगा। रचना के तो अब पसीने छूट रहे थे। तभी दामिनी जी बोली, देखो तो, शर्मलाज तो है ही नहीं, अपनी बहू के सामने अपने पति से लिपटी है। मंजू जी खुद को अलग करने लगी तो दिनेश बाबू बोले, क्यों, आप अपनी बेटी के घर आकर रह सकती हैं और मेरी पत्नी मेरे सीने से लगकर अपना दुखड़ा भी नहीं रो सकती। सबकी आवाज बाहर तक आ रही थी। संजय अंदर आया और बोला, ये क्या तमाशा लगा रखा है? मेहमान घर में है, और रचना जब माँ रसोई में है ही, तो तुम मेहमानों को छोड़कर रसोई में क्या कर रही हो? और बाबूजी, आप औरतों के बीच में क्या कर रहे हैं? जाइए उधर ससुर जी के साथ जाकर बैठिए। माँ, बाहर समोसे और पकौड़े कम हो गए हैं, लेकर आओ। क्या ये सब भी मुझे बताना पड़ेगा? रचना मुस्कुराने लगी, पर उसे नहीं मालूम था कि उसकी मुस्कुराहट क्षण भर की है। दिनेश बाबू का एक जोरदार तमाचा संजय को पड़ा। बेशरम, अपनी बीवी के सामने अपनी माँ का अपमान करता है। क्या तू ये भूल गया कि ये तेरी माँ है, कोई रसोइया नहीं जो तू इस पर हुक्म चला रहा है? तमाचे की गूंज ने सबको हिला दिया। हर कोई इस बारे में बात करने लगा। दिनेश बाबू बोले, खबरदार मंजू, जो तुमने अब कुछ भी काम किया तो चलो और अपना सामान समेटो, हम रात की गाड़ी से वापस चलेंगे। इतना कहकर वो मंजू जी का हाथ पकड़कर रसोई से निकल गए। संजय ने सबको हाथ जोड़कर वापस भेज दिया और चुपचाप शांत होकर बैठ गया। दामिनी जी बोली, हे भगवान, आज मेरी बेटी के लिए इतना बड़ा दिन था, उसे भी समधी जी ने बिगाड़ दिया। जवान बेटे पर भला कोई हाथ उठाता है?
गांव के लोगों की यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। शहर में आकर भी कुछ नहीं सीख पाते हैं। दामिनी जी के पति रमेश बाबू बोले, दामिनी चुप हो जाओ, ये इनके घर का मामला है। अपना घर तो तुमसे संभलता नहीं है और बेटी के घर के मामलों में हस्तक्षेप कर रही हो। दिनेश बाबू बोले, भाई साहब अब रोकने से क्या होगा? अगर आपने पहले इन्हें रोका होता तो आज मेरी पत्नी की ये हालत नहीं होती। दिनेश बाबू अपने बेटे बहू से बोले, तुम लोग लालच में इतने अंधे हो गए कि ये भूल गए ये तुम्हारी माँ है। और बहू तुमने 4 दिन मेरे सामने सास की सेवा कर दी, ये सोचकर कि जिंदगी भर उससे अपनी सेवा करवाओगी। याद रखो, मेरी पत्नी किसी पर बोझ नहीं है और ना आगे होगी। मैं नहीं भी रहूंगा तो भी इसके जीवन यापन का इंतजाम करके जाऊंगा, पर तुम जैसे बच्चों के भरोसे तो इसे अब कभी नहीं छोड़ूंगा। मंजू जी अपना छोटा सा झोला लेकर दिनेश बाबू के सामने खड़ी हो गई और बोली, गलती मेरी है जो मैं इन बच्चों के मुंह में आ गई। दिनेश बाबू बोले, नहीं मंजू, तुम तो अपने बेटे का घर बसाने आई थी, पर तुम्हारे बेटे ने उसकी लाज नहीं रखी। चलो अब चलते हैं। और तुम संजय, अब से मेरी संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। अच्छा हुआ जीते जी तुम लोगों की सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना मेरे जाने के बाद तो तुम इस भली औरत के साथ ना जाने क्या क्या करते। इतना कहकर वो दोनों निकल गए। दामिनी जी बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे दामाद जी, रचना, जाओ उनके पैर पकड़ लो और उन्हें मना लो, कहीं सारी संपत्ति वो किसी को दान में ना दे दे। संजय बोला, मैं अपने पापा को जानता हूं, उनका निर्णय कोई नहीं बदल सकता। तभी दामिनी जी के मोबाइल पर उनकी बहू का फोन आया। दामिनी जी गुस्से में बोली, क्या है बहू, तुम्हें पता है ना कि मैं बेटी के घर पर आई हूं? उधर से बहू बोली, मम्मी जी, मुझे भी कोई शौक नहीं है आप माँ बेटी के मामले में पड़ने का, क्योंकि आप माँ बेटी किसी का घर तो बसा नहीं सकती, हाँ उजाड़ जरूर सकती है। मैं बस आपको इतना बता रही हूँ कि आप लोगों का सामान मैंने बरामदे में रख दिया है और हम पूरे परिवार के साथ 15 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं, तो अपना सामान लेकर आप लोग गांव चले जाइएगा, यहाँ लौटकर आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। रमेश बाबू बोले, देख लिया दामिनी, जैसा बोओगी वैसा ही पाओगी। तुमने एक माँ का अपमान किया तो बदले में तुम्हें सजा तो मिलनी ही थी। चलो, मुझे तो गांव में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस तुम कैसे रहोगी ये सोच लो। और रचना, तुम अपनी घर गृहस्थी खुद नहीं संभाल सकती थी क्या, जो अपनी माँ के कहने पर चलती आई? और दामाद बाबू, ये तो पराई थी, आपको अपने माँ बाप की तो इज्जत करनी चाहिए थी, इतना भी आपसे ना हो पाया, अब हाथ मलते रहो। इतना कहकर वो भी वहां से निकल गए। संजय सिर पकड़कर बैठ गया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।